नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारा उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करते हैं। फतेहपुर में संयुक्त मोर्चा की बैठक को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आगामी लोकसभा चुनाव में 75 से ज्यादा सीटें जीतने का बड़ा दावा किया है। ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव की रथ यात्रा पर निशाना साधते हुए कहा कि 100 चूहे खाने के बाद बिल्ली हज को चली। वहीं उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का गठबंधन एक बार फिर से फ्लॉप साबित होगा। सपा सरकार के कार्यकाल पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पहले जब सपा की सरकार हुआ करती थी तो लंदन से बागनी मांगकर आजम खां का जन्मदिन मनाया जाता था और यह सब जनता के पैसों से ही होता था। फतेहपुर में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सपा पर बहुत बड़ा निशाना यहां साधा है। साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव में 75 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा ब्रजेश पाठक ने यहां किया है। समाजवादी पार्टी पर बड़ा निशाना यहां पर ब्रजेश पाठक ने साधा है। 75 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा भी इस दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया। समाजवादी पार्टी कोई भी प्रयत्न कर ले, गठबंधन पूरी तरह से फेल साबित होंगे, क्योंकि गठबंधन समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी को हो चुका है, समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को हो चुका है और 2022 में छोटे दलों का समवेत गठबंधन भारतीय जनता पार्टी से बुरी तरह से परास्त हो चुका है। 37 वर्षों के बाद भाजपा ने जनता के आशीर्वाद से दोबारा सरकार बनाई है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 2024 में हम प्रचंड बहुमत से देश में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे और उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों में से हम 75 से अधिक सीटें जीतेंगे और प्रचंड बहुमत से दोबारा लखीमपुर। जब प्रदेश में सरकार इनकी रही है, अराजकता, गुंडई, माफियाओं को पुष्पित पल्लवित करना, बहु बेटी की इज्जत आबरू खतरे में, व्यवसायियों के उद्योग धंधे चौपट करना, उनकी गुल्लक को लूटना और बुरी तरह से अराजकता, 1000 से ऊपर दंगे करना, उत्तर प्रदेश के लोग समाजवादी पार्टी को कुकृत्यों के कारण कभी माफ नहीं करेंगे। फतेहपुर में व्यापारियों ने मंडी समिति के निरीक्षक और मंडी सचिव का पुतला फूका है। फतेहपुर जिले की बिंदकी नगर के कुंवरपुर डिस्ट्रिक्ट मंडी समिति परिसर में हड़ताल का तीसरा दिन था। गल्ला व्यापारियों ने मंडी निरीक्षक ब्रजेंद्र कुमार सिंह और मंडी सचिव सचिन कुमार सिंह का पुतला फूक दिया। वहीं हाथ में काली पट्टी बांधकर जमकर विरोध प्रदर्शन भी किया गया है। व्यापारियों ने दोनों अधिकारियों पर उत्पीड़न और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए हटाए जाने की मांग की है। इस मौके पर व्यापार समिति के अध्यक्ष आनंद गुप्ता, व्यापारी नेता गोविंद टाटा, रवि गुप्ता, भूपेंद्र उमराव, शिवम गुप्ता, जयकुमार साहू, दिनेश गांधी सहित तमाम लोग मौजूद रहे। तो खबर आप फतेहपुर से देख रहे हैं, जहां मंडी सचिव का व्यापारियों ने पुतला फूका है और काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन यहां किया गया है। व्यापारियों ने मंडी सचिव पर भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगाया है और उन्हें हटाने की मांग भी की गई है। तो तस्वीरें में आप देख सकते हैं, मंडी सचिव का विरोध करते हुए पुतला फूका गया है और काली पट्टी बांधकर विरोध भी यहां दर्ज कराया गया है। भ्रष्टाचार के विरोध में हमारे पुतला दहन है, जो यहाँ के भ्रष्ट अधिकारी हैं, मंडी सचिव इंद्र कुमार सिंह जी और मंडी इंस्पेक्टर ब्रजेंद्र कुमार सिंह गौड़ जी। हमारी केवल लड़ाई है भ्रष्टाचार के खिलाफ। किसका पुतला जलाया गया? हमने यहाँ पर मंडी सचिव इंद्र कुमार सिंह एवं मंडी इंस्पेक्टर ब्रजेंद्र सिंह गौड़ का पुतला जलाया है, जो पहले भी भ्रष्टाचार के आरोप में संदिग्ध पाए गए थे। पुनः यहाँ पर तैनाती हुई, इसमें पूरी साजिशन मंडी सचिव जो हम लोग के अंदर से पता चला के पक्ष में है। हम लोग भ्रष्टाचार के विरोधी हैं, न सरकार के। इसलिए जो भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं, इनको केवल हटा दिया जाए, हमारी केवल एक मांग है। इसके अलावा कुछ नहीं है। सरकार के पक्ष में है, इसी वजह से हमने कैंप की उद्यमी का कैंप भी लगवा रखा है और ज्यादा से ज्यादा उद्यमी का हम लोग रजिस्ट्रेशन भी करवा रहे हैं। सरकार के खिलाफ नहीं है, ये चीज संदेश अदालत में जाना चाहिए। हम सरकार के खिलाफ नहीं है, हम सरकार के पक्ष में है, हम भ्रष्टाचार के विरोधी हैं।
बुलंदशहर में आशिक मिजाज एक होमगार्ड को महिला ने सबक सिखाया है। लौलवान होमगार्ड का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि आशिक मिजाज होमगार्ड अहमदगढ़ थाने की 112 पीआरबी पर तैनात है। जानकारी के मुताबिक होमगार्ड को महिला ने गांव में बुलाया और ग्रामीणों से खूब पिटवाया। महिला ने होमगार्ड पर पिस्टल दिखाकर धमकी देने और यौन शोषण करने का भी आरोप लगाया है। मामला अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के गांव खुदादिया का बताया जा रहा है। बुलंदशहर से खबर आप देख रहे हैं, जहां महिला ने एक आशिक मिजाज होमगार्ड को सबक सिखाया। महिला ने होमगार्ड पर यौन उत्पीड़न करने के गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद उसे सबक यहां सिखाया गया और अब इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बुलंदशहर से खबर आप देख रहे हैं, जहां एक का होमगार्ड की पिटाई का यह मामला है। बताया जा रहा है कि महिला ने गंभीर आरोप इस होमगार्ड पर लगाए थे, जिसके बाद इसे गांव में बुलाकर कुछ गांव वालों के साथ इसकी पिटाई की गई। जो पीआरबी 2129 के जो होमगार्ड है अनुज, उससे संबंधित है। इस वीडियो के संबंध में थाना अहमदगढ़ से जानकारी की गई तो प्राथमिक जांच में तथ्य प्रकाश में आया है कि इस होमगार्ड के वहाँ किसी एक महिला है जिसके साथ अवैध संबंधों के शक में इस महिला के पति द्वारा इसके साथ मारपीट की गई थी। महिला की तलाश की जा रही है। अगर उसके द्वारा जो भी शिकायत की जाती है, प्रार्थना पत्र दिया जाता है, उस पर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी और संबंधित होमगार्ड को ड्यूटी से अलग कर दिया गया है और उसके विरुद्ध जिला होमगार्ड कमांडेंट को रिपोर्ट। झांसी में सदर बाजार पुलिस ने एक चोर को जेवरात और 23,890 रुपए के साथ बरामद किया। आपको बता दें कि एसएसपी के निर्देश में और पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल नेतृत्व में अपराध की रोकथाम और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के क्रम में सदर बाजार पुलिस ने कस्टडी रिमांड पर लिए गए आरोपी से चोरी का माल बरामद कर लिया है। आरोपी सादाब से जेवरात समेत करीब 35,000 रुपए बरामद कर लिए गए हैं। आरोपी सादाब को कोर्ट में पेश किया गया है। तो खबर आप झांसी से देख रहे हैं, जहां जेवरात समेत हजारों रुपए इस चोर के पास से बरामद किए गए हैं। लगातार पुलिस कार्रवाई को अंजाम दे रही है और ऐसे चोरों को पकड़ा जा रहा है जो लगातार चोरी की घटनाओं को क्षेत्र में अंजाम दिया करते थे। अब पुलिस ने ऐसी ही कार्रवाई को अंजाम देते हुए इस चोर को गिरफ्तार किया है और चोर के पास से लगभग 35,000 रुपए नगद और जेवरात भी बरामद किए गए हैं। साथ ही पुलिस अब लगातार ऐसे ही चोरों की तलाश में जुटी हुई है जो क्षेत्र में चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। दो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले निषाद पार्टी यूपी की जनता को एक बार फिर से साधने में जुटी हुई है। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने अपने जन्मदिन और कसरवल आंदोलन स्मृति शहीद पर पैदल यात्रा निकाली। कसरवल कान तो बहाना, असल में बीजेपी पर पदयात्रा के जरिए दबाव बनाने में जुटे हुए हैं। कसरवल आंदोलन स्मृति दिवस पर नौकरी में आरक्षण की मांग को लेकर शहीद हुए जवानों के लिए मंत्री संजय निषाद ने लखनऊ में पैदल यात्रा की। आज धन्यवाद यात्रा निकाली है, उनसे बात करेंगे और जानेंगे इस यात्रा का क्या उद्देश्य है। सर, आज आपने यात्रा निकाली, इसका क्या उद्देश्य है? ये पूरे प्रदेश में हर जिले में है, क्योंकि मैं यहाँ हूँ और यहाँ के जिले के लोग हैं। और ये पद यात्रा है कि 7 जून 2015 को पिछली सपा सरकार ने गोली मारकर हमारे अखिलेश निषाद की हत्या कराई थी और उसमें 302 का फर्जी मुकदमा लिखाया था। हम आरक्षण के मुद्दे पर जाते थे, सरकारें डंडे देती थी, गोली मारती थी, जान लेती थी। आज हमारी सरकार जानकारी लेती है, माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी उसे ज्ञापन पर हमारे उस आरक्षण के मुद्दे का जो निर्णायक दौर पर पहुंच गया है, उसे धन्यवाद भी देना था मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को कि आरजीआई को लेटर लिखा। 17 दिसंबर 2021 को यहाँ माधवी पार्क में बहुत बड़ी रैली हुई थी।
18 दिसंबर 2021 को मैंने पत्र दिया था मुख्यमंत्री को। 20 दिसंबर 2021 को माननीय मुख्यमंत्री ने आरजीआई को लिखा कि भाई केवट मुल्ला मझवार अनुसूचित जाति का हकदार है, उसे बताओ। आरजीआई ने उसे एक्सेप्ट किया 8/1/2022 को कि नहीं है, हमारे यहाँ प्रिंटेड है, इनकी गिनती केवट मुल्ला की होती थी। तो हमारा मामला आरक्षण का निर्णायक तौर पर उसे इनकी मांगे हैं कि जिस तरीके लेदरमैन वाशरमैन को दिया उसे फिशरमैन को। दूसरा धन्यवाद सरकार को देना है उनका कि 9 साल बेमिसाल है। मोदी जी ने तो किया ही बहुत कुछ है, लेकिन मछुआरों के लिए क्या किया कि 26,000 करोड़ रुपया 6 साल के अंदर दिया। पिछली सरकार 1 साल में 40 करोड़ रुपया देती थी पूरे देश के मछुआरों के लिए। आज मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में 33 प्रकार की योजनाएं हैं। हमारी बिरादरी के तमाम करोड़ों करोड़ मिल लगवा के उन्हें सब्सिडी 60% देकर उन्हें मुख्यधारा। तो आज 15,000 लोगों का आवेदन आया, मतलब 85,000, 15,000 लोगों को सेलेक्ट किया। 14,000 से ऊपर हम निषाद को हमने इस बार रोजगार दिया। 33 प्रकार की योजनाएं हैं। हमारी बिरादरी के तमाम करोड़ों करोड़ मिल लगवा के उन्हें सब्सिडी 60% देकर उन्हें मुख्यधारा। तो आज 15,000 लोगों का आवेदन आया, मतलब 85,000, 15,000 लोगों को सेलेक्ट किया। 14,000 से ऊपर हम निषाद को हमने इस बार रोजगार दे रहा हूँ। मुख्यमंत्री संपदा योजना, निषाद राजकोट योजना और मछुआ कल्याण कोष की स्थापना हुई, जिसमें हम इनको मैरिज हॉल है, इनका मकान है, इनके बच्चों का इलाज है, इनके बच्चों की शादी है, इनकी शिक्षा के लिए है पैसा, महिलाओं के सशक्तिकरण के सिस्टम, ये 12 परियोजनाएं इसमें है। तो हम सरकार को आज धन्यवाद भी दे रहे हैं और पिछली सरकार की कृतियों को भी आ रहे हैं और मांग भी दे रहे हैं अपने आरक्षण के बसाव। इतने साल बाद आज आप आरक्षण की मांग कर रहे हैं। हर साल मैं जब से 13 जनवरी 2013 से आया हूँ, तब से मैंने संकल्प लिया निषाद राज किले पर और अपने वैभवशाली जीवन का मैंने संन्यास लिया है। तब से लगातार हम लोग संघर्ष करते रहे। अब चूंकि सड़क पर था तो अब सदन में वकालत हो रहा है, क्योंकि ये सब बाहर आने का मतलब होता है कि हर जिले में हमारे कार्यकर्ता हैं। हम 2024 जिस तरीके से 2019 में भाजपा के साथ, 2020 में, 2022 में, 2023, 2024 में रहेंगे और इनको बताना है कि आज के दिन में कि आरक्षण के मुद्दे को हल कराने के लिए सारे लोग सचेत हैं। सब प्रदेश स्तर के कार्यकर्ता आए हुए हैं, अब हर जिले में मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ संजय निषाद, जिनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरीके से अभी तक वो बीजेपी के साथ रहते आए, आने वाले टाइम में भी वो बीजेपी के साथ ही रहेंगे और इसको लेकर के उन्होंने अपना। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल के साथ बैठक की। इस बैठक के बाद अखिलेश यादव ने दिल्ली के लिए लाए गए केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ अरविंद केजरीवाल को अपनी पार्टी के समर्थन की घोषणा की है। दरअसल केंद्र सरकार दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण को लेकर अध्यादेश लाई है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल इस अध्यादेश को राज्यसभा में चुनौती देने की तैयारी में हैं और इसी सिलसिले में वो कई भाजपा विरोधी पार्टियों के प्रमुख से मुलाकात कर रहे हैं। केजरीवाल ने बैठक के बाद एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान केजरीवाल ने कहा कि हमने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ चर्चा की है। हम उन्हें धन्यवाद देते हैं क्योंकि उन्होंने राज्यसभा में अध्यादेश आने पर अपनी पार्टी के समर्थन का आश्वासन दिया है। इस दौरान समाजवादी पार्टी प्रमुख ने अध्यादेश को लोकतांत्रिक करार देते हुए कहा कि मेरी पार्टी आपके साथ है। पंजाब के मुख्यमंत्री मान साहब, मैं सबसे पहले उनका स्वागत करता हूं और उनका धन्यवाद और आभार भी प्रकट करता हूं। मैं उनको भरोसा दिलाता हूं कि दिल्ली का अध्यादेश जो आया है वो एंटी डेमोक्रेटिक है। इस ऑर्डिनेंस की जो सोच है वो एंटी डेमोक्रेटिक है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि समाजवादी पार्टी का पूरा साथ आपके साथ है। साथ ही साथ जो आप अच्छा काम कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, वो भारतीय जनता पार्टी को रास नहीं आ रहा। अच्छे काम को बिगाड़ने का काम देश में अगर कोई काम कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और आपके अच्छे काम को और अच्छी सोच को देख करके घबरा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि दिल्ली की जनता कहीं 7 बटे सन्नाटा न कर दे बीजेपी को, इसलिए आपके खिलाफ ये ऑर्डिनेंस लाया है। यही दिखाता है कि उनके दिल में काला था। अगर वो 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का वो अध्यादेश जारी करते, हम सुप्रीम कोर्ट से जाके स्टे ले आते, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट बंद है तो अभी हमें महीना भर रुकना पड़ेगा। जब सुप्रीम कोर्ट खुलेगा हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे।
लेकिन ये अध्यादेश जब संसद के अंदर आएगा तो संसद में, लोकसभा में तो बीजेपी की मेजोरिटी है, लेकिन राज्यसभा के अंदर बीजेपी की मेजोरिटी नहीं है। 238 में से 93 केवल बीजेपी के हैं। तो अगर सारी नॉन बीजेपी पार्टियां मिल जाएं तो इस अध्यादेश को हराया जा सकता है, इसे गिराया जा सकता है। और अगर ये अध्यादेश गिर गया तो आप ये मान के चलिए कि 2024 का सेमीफाइनल हो जाएगा। राज्यसभा के अंदर अगर इनका अध्यादेश बिल नहीं बन पाता और हार जाता है, पूरे देश में बहुत स्ट्रांग मैसेज जाएगा कि मोदी सरकार दोबारा नहीं आ रही है। मेरी अभी इसमें काफी विस्तार से चर्चा हुई माननीय अखिलेश जी से, और मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। दिल्ली के लोगों की तरफ से, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की तरफ से अखिलेश जी का और उनकी समाजवादी पार्टी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि राज्यसभा के अंदर जब आएगा तो पूरे समर्थन करेंगे दिल्ली वालों का और इसका विरोध करेंगे। मैं अब अखिलेश समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और मेरे साथ लोकसभा में 2019 से मेरे साथी रहे अखिलेश यादव जी, उनकी पार्टी के विधायकगण, आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद भाई संजय सिंह जी और एजुकेशन मिनिस्टर दिल्ली के आतिशी जी, और आप सब पत्रकार और मीडिया के जितने भी प्रतिनिधि हैं। जैसा कि अरविंद जी ने कहा, ये लड़ाई सिर्फ दिल्ली के लोगों की नहीं है, ये लड़ाई 140 करोड़ लोगों के अधिकारों को बचाने की है। रामपुर के भोट थाना क्षेत्र से विवाहिता से गैंगरेप और उसकी बहन से छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। पीड़ित युवती की मां द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर पड़ोस के 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक संसार सिंह ने बताया कि भोट थाना क्षेत्र में आज एक मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें महिला ने आरोप लगाया है कि वो घर से बाहर थी और उसके घर पर एक विवाहित लड़की और एक कुंवारी लड़की रुकी हुई थी। पड़ोसी 4 लोगों ने उसकी विवाहित लड़की के साथ गैंगरेप किया और कुंवारी बेटी है उसके साथ छेड़छाड़ की, तो इनका मुकदमा लिख लिया गया है, मेडिकल करा दिया गया है। भोट थाना क्षेत्र में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ गैंगरेप का, जिसमें महिला ने आरोप लगाया कि 29/30 की रात को वो घर से बाहर थी और उसके घर पर उसकी एक विवाहित लड़की और एक कुंवारी लड़की रुकी हुई थी। पड़ोसी 4 लोगों ने उसके बेटी, जो विवाहित बेटी है, उसके साथ गैंगरेप किया और जो कुंवारी बेटी है उसके साथ छेड़छाड़ की। तो इनका मुकदमा लिख लिया गया है और मेडिकल करा दिया गया है। कल 164 के बयान कराए जाएंगे। अभी मामला ये संदिग्ध नजर आ रहा है, इसलिए कि 29 तारीख को इसी महिला के मोहल्ले के तमाम लोग कलेक्ट्रेट पर आए थे और उन्हें ज्ञापन दिया था कि ये महिला वेश्यावृत्ति कराती है और मोहल्ले का माहौल खराब कर रखा है, बच्चे बिगड़ रहे हैं। उनका ज्ञापन और ये सब जो है हम लोगों को प्राप्त हुआ था, उसकी जांच भी की गई थी और ये 30 तारीख के अखबारों में इनका ज्ञापन और उन लोगों का फोटो जो ज्ञापन देने आए थे वो छपा था। तो लग ये रहा कि उस ज्ञापन के बाद में जो है इस तरह की घटना है तो हुआ, लेकिन क्योंकि आरोप गंभीर है तो इस पर गंभीरता से विवेचना की जा रही है और उन दोष के आधार पर। अब खबर बरेली से है, जहां प्राइवेट एम्बुलेंस जिला अस्पताल में ऐसे ही खड़ी रहती हैं। हैरानी की बात तो यह है कि अधिकारियों की जानकारी के बाद भी अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। यही नहीं, मरीजों को जिला अस्पताल में खराब इलाज बताकर उन्हें वापस भेज दिया जाता है और कहा जाता है कि वो अपना इलाज प्राइवेट अस्पताल में करवाएं। बरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मरीजों को जिला अस्पताल से वापस भेज दिया जाता है, ये आरोप लग रहे हैं और कहा जाता है कि वो अपना इलाज प्राइवेट अस्पताल में करवाएं। साथ ही
एम्बुलेंस भी अस्पताल में ऐसे ही खड़ी रहती हैं जिनका कोई काम नहीं हो पा रहा है। और हैरानी की बात यह है कि अधिकारियों के संज्ञान में ये पूरा मामला होने के बावजूद भी इस पर कोई कार्रवाई अब तक नहीं की गई है, ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। खबर आप बरेली से देख रहे हैं, जहां अस्पताल में एम्बुलेंस ऐसे ही खड़ी रहती हैं। मरीज को लाने ले जाने का काम इससे नहीं हो पा रहा और ये पूरा मामला अधिकारियों के संज्ञान में भी है, लेकिन उसके बावजूद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। तो आपका मरीज का जिला अस्पताल में भर्ती था? हम भर्ती किया था अभी। अच्छा, फिर आपके छुट्टी करा कैसे ले जा रहे हैं? छुट्टी करा के उन्होंने कह दिया है कि यहाँ न्यूरो सर्जन कोई डॉक्टर यहाँ पे है नहीं। अच्छा, इसलिए आप विनायक में दिखा लो तो अच्छा है। तो आप खुद ले जा रहे हो या ये लोग भेज रहे हैं? इन्हें कहा था दिखा लो, नहीं तो भर्ती है ही है। एम्बुलेंस आपने मंगाई थी या इन लोगों ने मंगा दी? एम्बुलेंस इन्हीं ने मंगा के दी है? हाँ। कहाँ ले जा रहे हैं? विनायक। राजधानी लखनऊ में आज न्याय के मंदिर में ही मुख्तार अंसारी के शार्प शूटर कहे जाने वाले कुख्यात बदमाश संजीव जीवा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। न्यायालय परिसर के अंदर ही ताबड़तोड़ गोलियां मारकर यह हत्या कर दी गई। हालांकि पुलिस ने हत्यारे को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया है। हमले के बाद वकील संगठन और भारी संख्या में वकील न्यायालय परिसर में ही धरने पर बैठ गए और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जाने लगी। वहीं पुलिस नाराज वकीलों को शांत कराने में जुट गई। वकीलों के प्रदर्शन के दौरान एसीपी चौक घायल हो गए। उपद्रव के दौरान उनके सर में चोट लगी है। तो वहीं शातिर बदमाश जीवा को गोली मारने वाले की पहचान विजय यादव पुत्र श्यामा यादव के रूप में हुई है। तो लखनऊ से खबर, जहां कोर्ट परिसर में ही संजीव जीवा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आपको बता दें, कोर्ट में उसे पेशी के लिए लाया गया था, जहां पर कुख्यात बदमाश की गोली मारकर हत्या की गई है। और खबर यह है कि कुख्यात बदमाश संजीव जीवा मुख्तार अंसारी का बेहद करीबी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रंजीत राठौर जुड़ गए हैं। रंजीत, ये हत्या यहां पर की गई है। अभी कुछ दिनों पहले एक ऐसे ही गोलीकांड हुआ था और वो लाइव यहां पर चला था। उसके बाद एक और प्रदेश में इस तरह का गोलीकांड सामने आया है। कोर्ट के परिसर में ही इस तरीके से गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। काफी सवाल यहां पर पुलिस सुरक्षा पर भी उठ रहे हैं। जी बिल्कुल, बताना चाहेंगे कि राजधानी लखनऊ के आज जिला एवं सत्र न्यायालय में संजीव माहेश्वरी उस जीवा नाम का बदमाश जो है उसकी पेशी थी। आज वो आज यहाँ पर लाया गया था भारी पुलिस सुरक्षा के बीच में, जिसमें आज उसकी हत्या कर दी गई एक बदमाश के द्वारा। वकील के रूप में जो है वो बदमाश आया था, उसने आज की गोली मारकर हत्या कर दी है। इसके साथ में एक महिला और एक बच्ची, उसको भी गोली लगी है, जिनकी गंभीर हालत में इस समय इलाज चल रहा है। बड़ी बात आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से यह घटना हुई है उसने कहीं ना कहीं पुलिसिया सुरक्षा की व्यवस्था की पोल खोल कर रखी है कि पुलिस अभी अतीक अहम जो हत्याकांड हुआ था अभी उससे ही उभर नहीं पाई थी, सिर्फ कागजी कार्रवाई और जांच की बात करती रहती है। लेकिन आज की ये जो घटना हुई है उसने कहीं ना कहीं पूरी तरीके से पुलिस सिस्टम की व्यवस्था की पोल खोली है। जिस तरीके से बदमाश अंदर आ गया वकील के भेष में, वकीलों में भारी आक्रोश था। हालांकि पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है, जिससे उसने हत्या की है संजीव माहेश्वरी की। लेकिन संजीव माहेश्वरी का इलाज अभी लखनऊ के ट्रामा सेंटर में चल रहा है। वो जीवन और मौत के अपने बीच में असमंजस से पड़ा हुआ है। कब उसकी जो है गोली जो लगी है ऑक्सीजन पे रखा गया है, वेंटिलेटर सपोर्ट पर, कब उसकी मौत हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि जिस तरीके से इसकी हत्या की गई, कोर्ट परिसर के भीतर वह अपराधी पिस्टल लेकर चला गया, जबकि कोर्ट परिसर में कुछ जगह पर मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं। इसके अलावा कई जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।